साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण में इकाई 9 मूल्यांकन। सीजी टेट में इसमें से 3 अंक का पूछता ही है और यह सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न पूछता ही है। तो यह पूर्णतः सिलेबस के अनुसार है। तो आपका सिलेबस में दिया है भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका, परीक्षा के प्रकार लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। और इसमें आपका महत्वपूर्ण सम्मिलित है महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर, सीजी व्यापम के न्यू पैटर्न के प्रश्न, कथन कारण प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, सही क्रम वाले प्रश्न और अंत में सीजी टेट में 2012 से 2026 तक पूछे गए प्रश्न भी इसमें सम्मिलित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके इस कंटेंट को तैयार किया गया है। आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए आपका हिंदी का सिलेबस है। इसमें से आप देख सकते हैं ये आपका ही इकाई 9 यहाँ से देख लीजिए, मूल्यांकन 3 अंक का इसमें से पूछता ही है। तो ये सभी टॉपिक इसमें शामिल है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आपका आकलन क्या है। तो आकलन केवल परीक्षा या अंक देना नहीं है, यह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझने का सतत प्रयास है। एनसीईआरटी के अनुसार आकलन मतलब होता है सीखने प्लस सिखाने प्लस सुधार की प्रक्रिया। तो आकलन का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ कठिनाई है, कैसे सहायता दे। क्लियर हुआ। आकलन का मतलब परीक्षा देना, परीक्षा या अंक देना नहीं है केवल। आगे देखिए, आकलन के उद्देश्य बच्चों की प्रगति जानना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान, अध्यापन योजना में सुधार, बच्चे की रुचि, गति और शैली समझना, आत्मविश्वास बढ़ाना, हर बच्चे को सीखने का अवसर देना। क्यों जरूरी है आकलन? क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। कोई तेज सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई बोलकर सीखता है, कोई करके सीखता है। आकलन से शिक्षक समझता है कौन आगे है, कौन पीछे है, किसे किस प्रकार का मदद चाहिए। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। आकलन केवल साल के अंत में नहीं होता, ध्यान देंगे। जैसे वार्षिक परीक्षा होता है वैसे नहीं होता है आकलन। आकलन कैसे होता है, कक्षा में जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते ही बच्चों से पूछ लिए, जैसे कि अनार आप उसको पढ़ाए बच्चे को क्या ज्ञानी तक, उसे बीच में ही पूछ लिए बच्चे को बताइए क्या लिखा है, तो वो क्या हो गया, उसका आकलन हो गया, बच्चा बता पाया कि नहीं। खेल में, बातचीत में, गतिविधि में, समूह कार्य में, परियोजना में, तो ये सब क्या है, मतलब आकलन हर समय चलता रहता है। दो प्रकार की कक्षाएं हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला कक्षा है आपका, यहाँ पर दूसरा कक्षा है। इसमें क्या है, देखिए शिक्षक बोलता है तो रटंत किताब आधारित है, अंक प्रधान, बच्चों की सहभागिता इसमें कम है। इसमें देखिए बच्चा सक्रिय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ बच्चा सक्रिय है। चर्चा, खेल, गतिविधि, समूह कार्य, अनुभव आधारित सीखना, शिक्षक मार्गदर्शक है, निरंतर आकलन। बाल केंद्रित कक्षा में आकलन स्वाभाविक होता है। एग्जाम पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आकलन कब किया जाए, तो यहाँ पर देखिए सीखते समय, गतिविधि के दौरान, कार्य पूरा होने पर, चर्चा के समय, समूह कार्य में, यानी हर चरण पर। आकलन के तरीके, ये आपका सीजी टेट में पूछा जा चुका है। आकलन के मूलभूत तरीके याद रखेंगे। मूलभूत तरीके केवल 4 ही होता है।
आपका SCERT सोर्स में ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका इन चारों को याद रखना है। क्लियर है? व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन, चारों के क्रम को आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल सही क्रम वाला भी प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत आकलन क्या होता है? एक बच्चे को केंद्र में रखकर गतिविधि या कार्य करते समय और पूर्ण करने पर। सामूहिक आकलन क्या है? बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सामूहिक कौशलों और सहयोग का आकलन। स्व आकलन बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने का आकलन, मतलब बच्चा खुद का आकलन करेगा, ज्ञान कौशल और प्रगति का आकलन। सहपाठियों द्वारा आकलन, एक बच्चे का आकलन दूसरे बच्चे द्वारा, जोड़ी या समूह में, मतलब दो बच्चे रहेंगे तो क्या है, एक बच्चा दूसरे का आकलन करेगा। जैसे बच्चे खुद ही एक दूसरे से पूछते हैं, आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और आकलन की योजना एवं संगठन, सामग्री, तरीके, प्रक्रियाएं, किस तरह की गतिविधि, समूह, व्यक्तिगत या फिर जोड़ी में कार्य। बच्चे के सीखने से जुड़ी बातों और प्रगति को रिपोर्ट करना और पृष्ठपोषण संप्रेषित करना, सुनिश्चित करना कि पृष्ठपोषण किसे और कैसे दिया जाए, सूचनाएं दर्ज करना और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, पुनर्विचार या प्रतिबिंबात्मक प्रक्रिया। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता है। आगे देखिए सीखने और आंकने का चक्र। यहाँ पर देखिए अर्थ, सूचनाएं दर्ज करना और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, अर्थपूर्ण सीखने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण, भ्रमण, पोर्टफोलियो दर्ज करना, लिखित कार्य, जोड़ी में काम करवाना। आगे आपका आकलन के स्रोत, शिक्षक, बच्चा स्वयं, साथी बच्चे, माता पिता, समुदाय। आकलन के चरण इसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा है? पहला सूचना एकत्र करना, दूसरा सूचना दर्ज करना और तीसरा सूचना का विश्लेषण। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों का आपको याद रखना है। सूचना एकत्र करना में क्या है? देखना, सुनना, कार्य संग्रह। सूचना दर्ज करना में नोट्स, रजिस्टर, रिपोर्ट कार्ड। सूचना विश्लेषण में है मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष और सुधार योजना। रिपोर्ट और फीडबैक, तो यहाँ पर देखिए सरल भाषा, सकारात्मक शब्द, मतलब फीडबैक देना है, सुधार सुझाव, तुलना नहीं करना है फीडबैक में। महत्वपूर्ण सिद्धांत, हर बच्चा सीख सकता है, सीखने की कोई सीमा नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए, जैसे एक दूसरे बच्चे का, ये होशियार है, ये कमज़ोर है, ये कम जानता है, ये ज़्यादा जानता है, ऐसे तुलना नहीं करना है। अंक से ज़्यादा प्रक्रिया महत्वपूर्ण, मतलब नंबर देना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रोसेस महत्वपूर्ण है कि वह किस प्रकार सीख रहा है। और डर मुक्त वातावरण जरूरी है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक, सहायक, प्रोत्साहक, योजनाकार। माता पिता की भूमिका बच्चे की प्रगति समझना, घर में सहयोग, सकारात्मक प्रतिक्रिया। देखिए एग्जाम में MCQ पॉइंट्स है। आकलन का उद्देश्य क्या है? तो सीखने में सुधार। सतत आकलन का अर्थ है निरंतर प्रक्रिया। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक होता है मार्गदर्शक, ये मार्गदर्शक कर लेंगे। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चे के कार्यों का संग्रह। आत्म आकलन कौन करता है? बच्चा स्वयं। और आकलन केवल परीक्षा है नहीं। यहाँ पर देखिए उदाहरण, राम गणित में कमजोर है, शिक्षक उसे समूह गतिविधि देता है, धीरे धीरे सुधार होता है। यही है आकलन आधारित शिक्षण। यहाँ आकलन आधारित शिक्षण को आप समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा कमजोर है तो शिक्षक क्या करेगा? ऐसे समूह गतिविधि देगा, उसमें जैसे ये कमजोर है तो 2-4 बच्चे जो होशियार है उनके बीच में रखेंगे, फिर उनको समूह गतिविधि देंगे, फिर क्या होगा? उसमें सुधार होगा। क्लियर हुआ? ये क्या है? आकलन आधारित शिक्षण है। निष्कर्ष, आकलन डर नहीं, आकलन सुधार है, आकलन सहयोग है, आकलन सीखने का साथी है।
मूल्यांकन देखिए एनसीएफ 2005 परिचय, मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। तो यहां पर देखिए मूल्यांकन का मतलब क्या है। मूल्यांकन आकलन में अंतर होता है। मूल्यांकन केवल परीक्षा लेकर अंक देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि बच्चा क्या सीख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सीख रहा है, मतलब किस तरीके से वो सीख रहा है, कहाँ पर उसको कठिनाई है और कैसे सुधार किया जाए। देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य देखिए बच्चों के विकास को समग्र रूप में देखना, केवल रटंत ज्ञान नहीं, समझ को महत्व देना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, बच्चों की सोच को विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण देना, भय मुक्त वातावरण बनाना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों पर दबाव डालना, इस प्रकार दबाव नहीं डालना है। दो बच्चे का तुलना नहीं करना है, फेल पास करना ये उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन का। कमज़ोर या होशियार का लेबल लगाना, ये कमज़ोर है ये होशियार है, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। प्रतियोगिता आधारित तनाव पैदा करना, ये भी क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है। एनसीएफ 2005 परीक्षा को तनाव और चिंता से जोड़ने का विरोध करता है। यहाँ पर देखिए आकलन और मूल्यांकन, तो यहाँ आकलन क्या है, सीखने के दौरान जानकारी एकत्र करना, बच्चा सीख रहा है उस टाइम उनका जानकारी एकत्र करते हैं। मूल्यांकन क्या है, उस जानकारी के आधार पर निर्णय लेना कि बच्चों ने कितना सीखा है, ये निर्णय लेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मूल्यांकन का स्वरूप, मूल्यांकन समग्र होना चाहिए। यह केवल लिखित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शामिल हो परियोजना कार्य, मौखिक कार्य, अवलोकन, पोर्टफोलियो, गतिविधि आधारित कार्य। शिक्षण क्रम में आकलन, रिपोर्ट कार्ड केवल अंक पत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें शामिल हो बच्चे की रुचि, कार्य करने की शैली, प्रयास, सुधार की दिशा। पाठ्यचर्या अंकों से परे मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अंकों से परे, जो अंकों से नहीं जांचा जा सकता, जैसे कि आपका काम, स्वास्थ्य, योग, शारीरिक शिक्षा, संगीत एवं कला, इतना को याद रखेंगे। अंक से इसको नहीं जांचा जा सकता। सही आकलन का तरीका क्या है, कौशल परीक्षण, योगा, सतत और गुणात्मक आकलन। प्रश्न निर्माण के सिद्धांत, प्रश्न ऐसे हो जो सोचने पर मजबूर करे, केवल रटना न हो, जीवन से जुड़े हो, विश्लेषणात्मक हो, खुले प्रश्न हो। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चरण की कक्षा 1 एवं 2, तो यहाँ पर क्या है आपका गुणात्मक कथन, आकलन कैसे करना है उनका, तो इसको याद रखना है। जो कक्षा 1 एवं 2 है और उससे पहले जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी होता है उसके लिए गुणात्मक कथन, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, दैनिक अवलोकन, डेली ऑब्जर्व करना है। कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली दूसरी में कोई भी लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं लेना है, इसको आपको याद रखना है। प्राथमिक चरण की कक्षा 3 से 8 तक किस प्रकार का आकलन करना है, तो मौखिक एवं लिखित परीक्षा इसमें होगा, अवलोकन शैक्षणिक प्रक्रिया का हिस्सा लेकिन डरावना नहीं, अंक और गुणात्मक कथन दोनों है इसमें। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। कक्षा 5 से स्व मूल्यांकन, बच्चा क्या करेगा, खुद का मूल्यांकन करेगा। कौन से कक्षा से, कक्षा 5 से, और कक्षा 7 से क्या होगा, सत्रीय परीक्षा होगा। क्लियर है। और रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य, पोषण, समग्र विकास। 9वीं से 12वीं में देखिए ज्ञान आधारित क्षेत्र, आकलन, परीक्षाओं, परियोजनाओं की रिपोर्ट, स्व आकलन, बाकी विषयों, अवलोकन और स्व मूल्यांकन। तो याद रखना इसमें लिखित या मौखिक परीक्षा किसमें नहीं होगा, पहली दूसरी में। स्व मूल्यांकन कब से, कक्षा 5वीं से। सत्रीय परीक्षा कब से प्रारंभ होगा, कक्षा 7 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है।
आगे देखिए मूल्यांकन के प्रकार इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है फॉर्मेटिव, आपको इसको कहते हैं रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। और तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। अब इसको समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। एग्जाम में पूछता है इसको मूल्यांकन के प्रकार को, इसलिए अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, अंग्रेजी याद रखेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। जैसे ये टीचर देखिए ये पढ़ा रही है बच्चों को, तो पढ़ाने के दौरान ही बच्चों से प्रश्न पूछ लेना है। विद्यार्थियों की कमजोरी पहचानना, सीखने में सुधार करना, शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि सुधारने में सहायता। क्लियर है। अब ये देखिए कब कब होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। कक्षा में प्रश्न पूछ लिए, जैसे पढ़ा रहे हैं तुरंत ही बच्चों से प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो उनसे बीच में उसके बारे में पूछ लेंगे। बताने के बाद इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट, गृह कार्य, बच्चों को गृह कार्य देते हैं, वो किस में आएगा आपका फॉर्मेटिव में आएगा। मौखिक गतिविधि, ये मौखिक है, मौखिक गतिविधि और अभ्यास, ये सब किस में आएगा आपका फॉर्मेटिव में आएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होगा इसमें। देखिए दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक, इसको कहते हैं समेटिव। तो ये क्या है, शिक्षण सत्र या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, विद्यार्थियों की अंतिम उपलब्धि जानना, अंक ग्रेड श्रेणी देना। तो जैसे कि समेटिव क्या होता है, जैसे आप तिमाही परीक्षा लिए, छमाही परीक्षा लिए, वार्षिक परीक्षा लिए या बोर्ड परीक्षा होता है, तो ये क्या होता है औपचारिक होता है। तो तिमाही, छमाही, वार्षिक ये सब परीक्षा क्या है आपका समेटिव है। क्लियर है। योगात्मक देखिए उसके बाद है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयों या समस्याओं की पहचान हेतु किया जाने वाला मूल्यांकन। जैसे कि भाषा संबंधी त्रुटियों का कारण जानना, मतलब बच्चे भाषा में उनका सुधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना। जैसे पढ़ने में त्रुटि जांच, लेखन की गलतियों का विश्लेषण। निदानात्मक मतलब बच्चों से जैसे लिखवाएं, जैसे हम इमला लिखवाते हैं बच्चों से, जैसे शिक्षक बोलता है और बच्चे लोग क्या करते हैं लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं, तो कहाँ कहाँ वो गलती किए हैं, फिर गलती किया तो उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं उपचार करते हैं। क्लियर हुआ। बच्चे को पढ़वाते हैं, पढ़वाने के बाद कहाँ पर उसको समस्या है, कौन सा पढ़ने आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे उसका उपचार करेंगे। यही क्या है निदानात्मक मूल्यांकन है, कि बच्चों की जो क्या है कठिनाई या समस्याओं को का पहचान करना। क्लियर हुआ। आगे देखिए मूल्यांकन के पक्ष, ये आपके सीजी असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में ये पूछा जा चुका है। मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं, तो शिक्षक द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीएस ब्लूम, इसको याद रखेंगे, बीएस ब्लूम द्वारा मूल्यांकन के 3 पक्ष निर्धारित किए गए हैं। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक अथवा कौशलात्मक पक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए ये मूल्यांकन के 3 स्तंभ, इसको भी सीजी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग, पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन तकनीक। तीनों को याद रखना है। शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ये वे लक्ष्य या वांछित व्यवहार परिवर्तन है जिन्हें छात्र सीखना चाहते हैं, ये मूल्यांकन का आधार बनते हैं, जैसे कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण। अधिगम अनुभव, ये वे सभी गतिविधियां, अंतःक्रियाएं और संसाधन हैं जो छात्रों को उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं, जैसे कक्षा कार्य, व्याख्यान, समूह कार्य। तो ये क्या है संसाधन है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ग्लोब, मोबाइल, यहाँ बोर्ड है। तो जो उद्देश्य है उसको उद्देश्य तक पहुंचने में जो चीज़ मदद करेगा, जो संसाधन, वो अधिगम अनुभव के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देख सकते हैं टेबलेट या कंप्यूटर, मोबाइल, ग्लोब, ये सब क्या है अधिगम अनुभव। मूल्यांकन तकनीक, ये वे उपकरण और विधियां हैं
जैसे परीक्षाएं अवलोकन, जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि उद्देश्यों के संबंध में अधिगम अनुभव कितने प्रभावी थे। भाषा में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यह जानने के लिए कि बच्चा भाषा को कितना समझ पा रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों के विकास का आकलन, बच्चों की भाषाई प्रगति और कठिनाइयों की पहचान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु रटंत ज्ञान नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण अभिव्यक्ति का मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। सुनने का कौशल का मूल्यांकन। सुनना क्या है? सुनना केवल ध्वनि सुनना नहीं है बल्कि अर्थ समझना, प्रतिक्रिया देना और संदेश ग्रहण करना है। मूल्यांकन कैसे करें? कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना। बच्चे को कहानी सुना दिए, फिर प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगा वो बता पा रहा है कि नहीं। निर्देश देकर कार्य करवाना, चित्र दिखाकर विवरण सुनाना, ऑडियो क्लिप सुनाकर समझ जांचना, मुख्य बिंदु पहचानने को कहना। तो ये सब क्या है? सुनने का कौशल का मूल्यांकन इस प्रकार करना है। किन बातों पर ध्यान दें? क्या बच्चा ध्यान से सुन रहा है? क्या वह मुख्य विचार समझ पा रहा है? क्या वह उचित प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या वह निर्देशों का पालन कर रहा है? यहाँ पर देखिए उदाहरण, सुनने के कौशल का मूल्यांकन। शिक्षक का कार्य, शिक्षक ने कहानी सुनाई और पूछा कहानी का मुख्य पात्र कौन था। यहाँ बच्चे से पूछे, तो यदि बच्चा सही उत्तर देता है तो उसकी सुनने की समझ विकसित है। सुनने के कौशल का सही मूल्यांकन किससे होगा? केवल लिखित परीक्षा, कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, रट कर उत्तर बोलना, व्याकरण टेस्ट। इसका सही उत्तर है कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना। अगला देखिए बोलने का कौशल का मूल्यांकन। तो बोलना क्या है? बोलना विचारों को स्पष्ट, क्रमबद्ध और आत्मविश्वास से व्यक्त करना है। मूल्यांकन के तरीके, चित्र देखकर बोलने को कहना, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, जैसे नाटक में करते हैं बच्चे, रोल प्ले नाटक में करते हैं आपका। अपने अनुभव सुनाना, बच्चे अपने से सुनाएंगे अपना अनुभव। कविता का पाठ करना। किन बातों पर ध्यान दें? उच्चारण की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता, भाषा की प्रवाहशीलता, आत्मविश्वास, सही शब्दों का प्रयोग। बोलने के कौशल का मूल्यांकन। शिक्षक का कार्य, शिक्षक ने चित्र दिखाकर पूछा, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिखाकर बच्चों से पूछा यह क्या हो रहा है। तो विद्यार्थी का उत्तर और निष्कर्ष, यदि बच्चा क्रम से समझाता है तो उसका बोलने का कौशल अच्छा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया, बोलने के कौशल के मूल्यांकन में क्या देखा जाता है? केवल लिखावट, उच्चारण और अभिव्यक्ति, केवल व्याकरण, केवल रट कर उत्तर। तो इसका सही उत्तर है आपका उच्चारण और अभिव्यक्ति। पढ़ने का कौशल का मूल्यांकन। पढ़ना क्या है? पढ़ना केवल शब्दों को पहचानना नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना है। मूल्यांकन के तरीके, गद्यांश पढ़ाकर प्रश्न पूछना, ऊंचे स्वर में पढ़ना, मौन पठन के बाद सार बताना, शब्दार्थ पूछना, शीर्षक देना, टाइटल। किन बातों पर ध्यान दें? सही उच्चारण, गति और प्रवाह, विराम चिन्हों का ध्यान, अर्थ समझने की क्षमता, मुख्य विचार पहचानना। उदाहरण, पढ़ने के कौशल का मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए शिक्षक का कार्य, बच्चे से अनुच्छेद पढ़वाकर पूछा इसका मुख्य संदेश क्या है। विद्यार्थी का उत्तर और निष्कर्ष, यदि बच्चा सही बताता है तो उसका पठन बोध विकसित है। पठन कौशल का सही मूल्यांकन क्या है? तेज पढ़ना, सुंदर लिखना, अर्थ समझना, रटना। तो सही उत्तर क्या है? पठन कौशल में अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। याद रखना है बच्चे को अर्थ समझ में आना चाहिए। लेखन कौशल का मूल्यांकन। लेखन क्या है? लेखन विचारों को संगठित और स्पष्ट रूप में लिखित रूप देना है। मूल्यांकन के तरीके, चित्र वर्णन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी पूरा करना, अनुभव लेखन।
किन बातों पर ध्यान दें? विचारों की क्रमबद्धता, क्रम से होना चाहिए, भाषा की शुद्धता, व्याकरण, रचनात्मकता, विषय की समझ। लेखन के कौशल का मूल्यांकन। शिक्षक का कार्य। शिक्षक ने छात्रों से कहा, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों के बारे में एक पत्र लिखे। तो विद्यार्थी को उत्तर निष्कर्ष। यदि बच्चा सही प्रारूप, शुद्ध भाषा और स्पष्ट विचार लिखता है तो उसका लेखन कौशल विकसित है। लेखन कौशल के मूल्यांकन में क्या महत्वपूर्ण है? केवल शब्दों की संख्या, केवल सुंदर लिखावट, विचारों की स्पष्टता और भाषा की शुद्धता, केवल व्याकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विचारों की स्पष्टता और भाषा की शुद्धता। बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके। यहाँ देखिए संभावित मूलभूत तरीका 4 होता है, इसको याद रखना है, जो इससे पहले बता चुका हूँ। उसके बाद संभावित तरीके और भी होते हैं। यहाँ पर देखिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर देखिए अवलोकन का अर्थ है शिक्षक द्वारा बच्चों के व्यवहार, भाषा प्रयोग और सीखने की प्रक्रिया को लगातार ध्यान से देखना, मतलब बच्चे किस प्रकार कर रहे हैं। यह औपचारिक परीक्षा नहीं है बल्कि प्राकृतिक परिस्थिति में किया गया मूल्यांकन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, आपको समझ आ जाएगा। अवलोकन में शिक्षक क्या देखता है? बच्चा कैसे बोलता है, नए शब्दों का प्रयोग, वाक्य निर्माण क्षमता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, कहानी सुनाने की शैली, दूसरों की बात सुनने की आदत। भाषा आकलन में अवलोकन का महत्व। आकलन का महत्व। भाषा आकलन में अवलोकन का महत्व। वास्तविक क्षमता सामने आती है। डर रहित वातावरण में बच्चा खुलकर बोलता है। निरंतर प्रगति का पता चलता है। व्यक्तिगत कमजोरियां समझ में आती है। एमसीक्यू पॉइंट है आपका, भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक मूल्यांकन तरीका है अवलोकन। क्लियर है? इसको याद रखना है। सबसे स्वाभाविक मूल्यांकन तरीका क्या है? अवलोकन, ऑब्जर्व करना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए अगला है संभावित तरीके में पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चे के भाषा संबंधी कार्यों का संग्रह। यह एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे के लेखन कार्य, चित्र, कहानी, वर्कशीट, प्रोजेक्ट सहेज कर रखे जाते हैं फाइल में। यही क्या है? पोर्टफोलियो। यहाँ चित्र में आप देख लीजिए, बच्चे के कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? यहाँ पर देखिए लिखे हुए वाक्य, चित्र वर्णन, कहानी लेखन, कविता, कार्यपत्रक, शिक्षक की टिप्पणियाँ। इसका उद्देश्य है बच्चे की प्रगति को समझना, समय के साथ सुधार देखना, अभिभावक को जानकारी देना, आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना। आगे देखिए परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। तो इसका अर्थ है प्रोजेक्ट क्या है? जानकारी एकत्र करना है। इसका अर्थ लिखता है, बोलकर प्रस्तुत करता है। यह अनुभव आधारित सीखने पर जोर देता है। अनुभव आधारित भाषा आकलन विधि, इसको याद रखना है। अनुभव आधारित भाषा आकलन विधि क्या है? परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क। उदाहरण मेरा परिवार, बच्चे को प्रोजेक्ट दे देना है, वो जानकारी एकत्र करेगा, उसके बारे में लिखेगा, बोलकर प्रस्तुत करेगा। जैसे कि मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा विद्यालय, पसंदीदा त्यौहार, पशु पक्षी। बच्चा इन विषयों पर लिखता, बोलता और चित्र बनाता है। मतलब बच्चे को एक टॉपिक दे देना है, उस टॉपिक में बच्चा अपना खुद ही जानकारी एकत्रित करेगा, उसको लिखेगा और बोलकर प्रस्तुत करेगा। जैसे परिवार के बारे में दिए, गांव के बारे में लिखने के लिए बोल दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसको बताएगा। भाषा क्षमता कैसे विकसित होती है? शब्द भंडार बढ़ता है, वाक्य बनाने की क्षमता आती है, प्रस्तुति कौशल बढ़ता है, आत्मविश्वास विकसित होता है। भाषा सीखने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण। तो गलती क्या है? असफलता है पारंपरिक दृष्टिकोण में, गलती पर दंड या त्वरित सुधार। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? गलती मतलब सीखने का प्रमाण। ये पुराना दृष्टिकोण है पारंपरिक वाला। गलतियां क्यों आवश्यक है? सीखने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। ये आपका CG टेट 2012 में पूछा गया है।
बच्चा भाषा के नियम स्वयं निर्मित करता है। गलती प्रयोगशीलता का संकेत है। बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है, प्रयोग के बिना सीख संभव नहीं। गलती से शिक्षक को संकेत मिलता है, बच्चा किस स्तर पर है, उसकी सोच कैसे है। शिक्षक की भूमिका गलती पर डांटना नहीं, सही भाषा का प्राकृतिक उदाहरण देना, बच्चों को आत्मविश्वास देना। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने में गलतियां स्वाभाविक है और सीखने की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको देखिए परीक्षा के प्रकार, तो 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। अब मौखिक 3 प्रकार का है, प्रश्नोत्तरी, भाषण, कहानी कहना या सुनना। लिखित है आपका वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। प्रयोगात्मक है आंतरिक और बाह्य। यहाँ पर देखिए परीक्षा, मूल्यांकन और शिक्षण पद्धतियाँ, कौन कौन सा पद्धति है। तो पहला मूल्यांकन प्रक्रिया है त्रिकोणीय ब्लूम। फिर इसके बाद है सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2009 से सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई लागू। सीसीई लागू कब से है? सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2009 से। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता। प्राथमिक स्तर पर पठन, अक्षर जोड़कर पढ़ना कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि अक्षर जोड़कर पढ़ना कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पठन, जोड़कर पढ़ना। देखिए बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? मानक वर्तनी। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषा में आकलन। ये आपका पूछा है सीटेट 2013 में। भोजपुरी भाषा भाषी मोना स को स और र को अड़ा बोलती है। फिर क्या है? मातृभाषा का व्याघात है। भाषा में बिंब के प्रकार है कितने? 4। भाषा का प्रमुख प्रकार है संप्रेषण करना। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम। ये यूपी टेट 2020 में पूछा है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप 2। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसने कहा है? स्किनर ने। अंतः केंद्रित भाषा की संकल्पना किसने दिया है? स्किनर ने। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी वाइगोत्स्की। अंतःवाक की संकल्पना वाइगोत्स्की। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है लेखन कुशलता में प्रतिलिपि। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? इसको याद रखेंगे 6वीं कक्षा से। क्लियर है? 6वीं कक्षा से मौन वाचन शुरू करना चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी 12 इंच होना चाहिए। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये 6वीं और 12 इंच। वाचन मतलब क्या? पठन, पढ़ रहे तो आंख और जो पुस्तक की दूरी है वो 12 इंच होना चाहिए। क्लियर है? और मौन वाचन कब से? जैसे मन में पढ़ते हैं ना, तो 6वीं कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए उसको। मन में पढ़ना, जैसे बच्चे लोग हल्ला करते हैं, बोलते हैं मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, तो वो मौन वाचन हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बच्चे कैसे सीखते हैं और सतत आकलन का उद्देश्य बच्चों ने कितना सीखा। सीटेट 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सीखने की प्रक्रिया, तो असेसमेंट, सुधार, इवैल्यूएशन क्या है? निर्णय है। आकलन क्या है? सुधार है। मूल्यांकन क्या है? निर्णय है। फिर उसके बाद परिणाम। मूल्यांकन क्या है? ड्यूरिंग लर्निंग, पढ़ाई के दौरान। इवैल्यूएशन क्या है? आफ्टर लर्निंग। देखिए सीसीई क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, कंप्रेहेंसिव मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक। आगे देखिए असेसमेंट मतलब सुधार के लिए, इवोल्यूशन निर्णय के लिए। एनसीएफ 2005 क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक है। इसको याद रखेंगे। पहली दूसरी में कोई परीक्षा नहीं, लिखित मौखिक कोई भी प्रकार का नहीं। तीसरी से आठवीं निरंतर प्लस मानदंड आधारित। 9वीं से 12वीं प्रोजेक्ट प्लस स्वमूल्यांकन, रिपोर्ट कार्ड, समग्र विकास। देखिए यहाँ पर कथन कारण वाले प्रश्न, अब जो अभी नए पैटर्न के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन कारण वाले प्रश्न, तो जैसे आपका दिया है, देखिए कथन कारण में आपका दिया है आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कथन ए, कथन कारण आर दिया है आकलन केवल वार्षिक परीक्षा लेकर अंक देने की प्रक्रिया है। कथन कारण में याद रखेंगे सबसे पहले आपको देखना है दोनों सत्य है कि नहीं। क्लियर हुआ? अगर दोनों सत्य है तब तो व्याख्या वाला सवाल आएगा। अगर दोनों में से एक असत्य होगा तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। असत्य है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सी या डी एक रहेगा। क्लियर हुआ? अगर दोनों सत्य है, दोनों कथन सही है, तब तो आप व्याख्या के लिए सोचेंगे। यहाँ पर देखिए आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? आकलन केवल वार्षिक परीक्षा लेकर अंक देने की प्रक्रिया है, तो देखिए केवल वार्षिक परीक्षा लेकर अंक देने की प्रक्रिया नहीं है, तो ये असत्य है। तो देखिए आर असत्य हो गया, तो अब सी या डी होगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आर असत्य है, तो किस में है आर असत्य? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में देखिए आर असत्य है, ए सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है आपका, पढ़ना केवल अक्षरों की पहचान करना नहीं है बल्कि अर्थ ग्रहण करना है। तो क्या है? अर्थ ग्रहण करना है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। आर को देखिए पठन कौशल एक अर्जित कौशल है जो अनुभव और समझ से विकसित होता है, ये भी सही है। अनुभव और समझ से विकसित होता है पठन कौशल। अब देखिए दोनों अगर सत्य है तब आपको देखना है कि जो आर है ए की सही व्याख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो पठन कौशल है वो क्या है? अनुभव और समझ से विकसित होता है। तो अनुभव और समझ से विकसित हो रहा है तो उस क्या है, वो अर्थ ग्रहण किए रहेगा, तब वो अर्थ ग्रहण कर पाएगा। मतलब ये क्या है? आर ए की सही व्याख्या है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कहने का मतलब जो अर्थ ग्रहण कैसे किया, वो अनुभव और समझ से, अनुभव और समझ के कारण ही वो अर्थ ग्रहण कर पाया। तो कारण बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन समग्र और सतत होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। कारण को देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को फेल पास करना और तुलना करना है, ये तो बिल्कुल असत्य है। क्लियर है? जब असत्य हो जाता है तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो एक ठो को देखना है सी या डी। तो आर असत्य है, तो आर असत्य किस में है? ऑप्शन सी में। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में आकलन स्वाभाविक रूप से होता है, ये बिल्कुल सत्य है, बताया हूं इसको। कारण को देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधियों और चर्चा में भाग लेते हैं। तो यहां पर देखिए आकलन जब स्वाभाविक रूप से होता है, तो जब स्वाभाविक रूप से आकलन हो रहा है तो बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधि और चर्चा में भाग लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य है, तब देखिए व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधि और चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसलिए आकलन क्या हो रहा है? स्वाभाविक रूप से हो रहा है। क्लियर हुआ? तो कारण बिल्कुल सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहां पर देखिए आपका क्रम वाला प्रश्न है, पढ़ने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में रखें। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा, ये दिया है अर्थ ग्रहण, अक्षर पहचान, अनुभव से जोड़ना, शब्द निर्माण, वाक्य समझ। तो इसको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले बच्चे को अक्षर पहचानने आना चाहिए कि कौन सा अक्षर है, अनार है, आम है, इस प्रकार। उसके बाद आपका आ जाएगा
अक्षर पहचानने के बाद उसको शब्द निर्माण करने आना चाहिए, शब्द बनाने आना चाहिए। जैसे कि पहले क को समझ लिया, म को समझ लिया, फिर ल को समझ लिया, तो क्या हो गया, शब्द निर्माण कर लिया, कमल। क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे पूरा वाक्य रहेगा, ठीक है, तो ये वाक्य का समझ होना चाहिए। उसके बाद क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, उसको अर्थ ग्रहण करेगा फिर, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, अनुभव से जोड़ना। क्लियर है। तो इसका कौन सा विकल्प है, ऑप्शन ए सही है, BDEAC। देखिए अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको सूचना एकत्रित करना है। सूचना एकत्रित करने के बाद क्या करना है, उसका विश्लेषण करेंगे। कोई भी सूचना एकत्रित कर लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद क्या करेंगे, उसमें सुधार योजना बनाना, सुधार करेंगे, और अंत में क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। तो क्या हो गया आपका BACD, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण के घटकों को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आएगा आपको सबसे पहले देखिए सक्रिय सहभागिता। बच्चों में क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चे सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, सक्रिय सहभागिता रहेगा तो समूह गतिविधि, फिर आएगा अनुभव आधारित सीखना, और लास्ट में है आत्माकलन। तो ये हो गया आपका CABD, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर है। बच्चा एक्टिव रहे, कई बच्चे क्लास में देखेंगे शांत रहते हैं, ठीक है, तो अगर वो एक्टिव रहेंगे तभी वो समूह में काम कर पाएंगे या समूह में कोई भी कार्य कर पाएंगे, और समूह में कार्य करेंगे उसके बाद वो अनुभव आधारित सीखेंगे खुद से, फिर लास्ट में आत्माकलन करेंगे। अगला प्रश्न है, NCF 2005 आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपका आएगा क्या, अवलोकन। पहले मूल्यांकन करे, टीचर क्या करेगा, उसको पहले ऑब्जर्व करेगा बच्चे को, फिर उसके सीखने की कठिनाई को पहचानना, उसके बाद प्रगति दर्ज करना, और अंत में सहायता प्रदान करना। तो क्या हो गया आपका ADBC, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने में कठिनाई पहचानने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखें। यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले बच्चे का अवलोकन, उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या समस्या है उसको देखना है, समस्या क्या है, ऑब्जर्व करने के बाद समस्या की पहचान, उसके बाद रणनीति अपनाना है, और लास्ट में प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करना है। तो BACD, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कंप्लीट नॉलेज रहेगा, तभी आप इन सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए आकलन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर सूचना एकत्र करना है, उसके बाद विश्लेषण करना है, और अंत में सुधार करना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पठन समझ के विकास का सही क्रम कौन सा है। पठन समझ मतलब पढ़ने का समझ, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको अक्षर पहचानने आना चाहिए। अक्षर पहचान लेगा तभी शब्द बना पाएगा। जैसे बताया ना, जैसे कि मान लो उसको लिखना है, ये लिख दिए फिर उसको पहचान में आता है, म पहचान में आता है न, तो अमन शब्द बनाएगा, फिर वाक्य को समझेगा और अंत में अर्थ ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, NCF 2005 आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, टीचर ऑब्जर्व करेगा, फिर क्या करेगा, प्रगति दर्ज करेगा, उसको मतलब ऑब्जर्व करके उसके बाद क्या करेगा, उसको सहायता प्रदान करेगा, और लास्ट में पुनर्मूल्यांकन करेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो सही क्रम देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, गतिविधि पहले, फिर सहभागिता, उसके बाद अनुभव, फिर आत्म आकलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अंतिम इसका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए भाषा सीखने में कठिनाई पहचानने का सही क्रम है। तो कठिनाई कभी भी पहचानना सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, अवलोकन हमेशा पहले आएगा, याद रखेंगे। कठिनाई पहचान पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद समस्या का पहचान होगा, फिर सहायता, फिर प्रगति जांच। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। आकलन केवल वार्षिक परीक्षा तक सीमित होना चाहिए, ये सही नहीं है। आत्म आकलन से आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी सही है। तुलना आधारित मूल्यांकन आवश्यक है, ये सही नहीं है। तो कौन सा सही है? पी और आर। ऑप्शन ए सही है, पी और आर। प्रश्न दूसरा देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन के बारे में निम्न कथन है। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, बिल्कुल सही। मूल्यांकन का उद्देश्य फेल पास करना है, ये सही नहीं है। मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त है, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा सही है? पी और आर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न तीसरा, पढ़ने के आकलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चित्र आधारित प्रश्न अनुमान शक्ति बढ़ाते हैं, सही है। धारा प्रवाह पढ़ना ही पठन समझ का प्रमाण है, ये सही नहीं है। पढ़ना अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया है, ये भी सही है। अनुभव जोड़ना पठन विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही है? पी आर एस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, बाल केंद्रित शिक्षण में निम्न में से कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? समूह गतिविधि, बिल्कुल शामिल होते हैं। शिक्षक का एक तरफा व्याख्यान, ये सही नहीं है। अनुभव आधारित सीखना, सही है। आत्माकलन, ये भी सही। पी आर एस इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं। अवलोकन महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल सही है। आकलन से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है, ये भी सही है। मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया है, सही नहीं है। फीडबैक सुधार में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। तो पी क्यू एस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए आगे सीजीटेट में 2012 से 2026 तक पूछे गए प्रश्न इस टॉपिक से। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है आपका, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ये आपका सीजीटेट देखिए 2012 में पूछा है, वर्ग 3 में, सहायक शिक्षक में। तो यहाँ पर भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह इसका है ऑप्शन ए, भाषा सीख रहा है। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका आपका है बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, ये तो सही है। बच्चे का सामूहिक आकलन, ये भी सही है। आपका बच्चे द्वारा स्व आकलन, ये क्या बोल रहे हैं? सही नहीं बोल रहा है। तो ये आएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बच्चे का खुद का आकलन, ये सही नहीं है आकलन का। बाकी सभी सही है। अगला देखिए मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। ये आपका सीजीटेट 2016 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। तो ऑप्शन ए सही है, गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। तो यह है आपका ऑप्शन बी, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये इसका प्रयोजन नहीं है।
आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित। देखिए सीजीटेट 2016 में आया 4 मूलभूत तरीका बताया हूँ, तो इसमें से सम्मिलित नहीं है पूछ रहे, तो आपका तो व्यक्तिगत आकलन, स्व आकलन, सामूहिक आकलन ये तो है, उसमें आपको कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, परिप्रेक्ष्य आकलन। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। आगे देखिए सीजीटेट 2017 में पूछा है आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब, हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। अगला प्रश्न है बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाए वे हो, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर है, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो, साथ ही वे कक्षानुसार स्तर व किस्म के भी हो। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी। ये सीजीटेट 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है, बच्चों की कमियों को जानना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, श्रुति लेख सबसे कम बोल रहा है, श्रुति लेख सुनकर लिखना भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है, बाकी सब प्रभावी है, कहानी कहना, बच्चा कह रहा है, घटना का वर्णन कर रहा है, कहानी को लिख रहा है, तो और सबसे कम कौन है, श्रुति लेख, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ाव वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है, स्वयं अड़ाव वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। देखिए सहायक शिक्षक भर्ती 2019 का प्रश्न है मूल्यांकन में क्या किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए सहायक शिक्षक 2019 मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 3। देखिए यहाँ पर भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है, सीजीटेट 2024, यह है ऑप्शन बी, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। अगला प्रश्न है लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, यह है आपका ऑप्शन सी, खुले प्रश्न, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपका देखिए 2026 में पूछा गया प्रश्न है, अभी सीजीटेट में कथन कारण वाला है, मूल्यांकन की विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है, अंकन को विश्वसनीय बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। कारण को देखिए भाषा परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये भी सत्य है, लेकिन याद रखेंगे जो कारण है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जो आर है ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है, ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो हो जाएगा आपका शब्दों के
शुद्ध उच्चारण को समझना बिल्कुल सही, शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना ये भी सही है, विराम चिन्हों का प्रयोग सही है, सटीक व्याकरण का सटीक उपयोग ये भी सही है। तो सब सही है तो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी JKLM। तो आज के टॉपिक में मैंने हिंदी भाषा शिक्षण से मूल्यांकन का कंप्लीट निचोड़ बता दिया है। इतना को अगर आपने गहराई से अध्ययन कर लिया तो निश्चित रूप से आपका चाहे CGTET हो, चाहे सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती में आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा। याद रखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आज की स्थिति में आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। इसी प्रकार इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।